बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। किसी भी ज्यूरिसडिक्शन में बिजनेसेस के ऊपर टैक्स का जो इम्पैक्ट है उस बहुत ज़्यादा तक डिपेंडेंट होता है कि बिज़नेस का लीगल स्टेटस क्या है। इंडिविजुअल की टैक्सेशन डिफरेंट तरीके से होती है, पार्टनरशिप्स की डिफरेंट तरीके से होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और तरह से टैक्स किए जाते हैं, गवर्नमेंट और अदर एंटिटीज़ और तरह से टैक्स होती हैं। आज हम बात करेंगे कंपनीज़ की टैक्सेशन के बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि सबसे पहले इसको ऊपर नॉर्मल टैक्स लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू द कंपनी, फिर उस नॉर्मल टैक्स को 1.25% ऑफ द टर्नओवर के साथ जो मिनिमम टैक्स है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे एक अल्टरनेट कॉरपोरेट टैक्स भी इन कंपैरिजन आता है जो कि 17% ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट एप्लीकेबल होता है विद सर्टन एडजस्टमेंट्स। और ड्यूरिंग द ईयर जो आपका टैक्स विदहेल्ड होता है गुड्स सर्विसेज एंड अदर जो पेमेंट्स है उसके ऊपर, वो भी बहुत सारे केसेस में मिनिमम टैक्स होता है। एक्सपोर्ट्स के केस में जो पहले फाइनल टैक्स होता था अब वो 2% हो गया हुआ है और उनमें से 1% जो है वो मिनिमम टैक्स है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। आज के सेशन में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनती हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर हम ये भी देखेंगे कि इस वहाँ से टैक्स कंप्यूटेशन किस तरह से वर्कआउट की जाती है। लीगल प्रोविजंस को भी स्टडी करेंगे कंपनी टैक्सेशन के रेफरेंस से। अगले सेशन में हम ये कवर करेंगे कि ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफबीआर के आईआरएस पोर्टल में किस तरह से फीड करनी है, वहाँ पे अपने प्रॉफिट को किस तरह से रिकनसाइल करना है और किस तरह से वहाँ पे टैक्स कंप्यूटेशन कंप्लीट करके आईटीआर को सबमिट करना है। तो आइए देखते हैं। अच्छा जी, कंपनी टैक्स कंप्यूटेशंस के अंदर हम इस वक्त पार्ट 1 ऑफ 2 के ऊपर हैं। यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टडी कर रहे हैं जो लोकल भी सेल करता है और एक्सपोर्ट बिजनेस में भी है। सबसे पहले कंपनी को अंडरस्टैंड करते हैं, कंपनी क्या है। हमें पता है हम बात कर रहे हैं टैक्सेशन की अंडर द इनकम टैक्स लॉ 2001। ये कहता है कि कंपनी को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 80 के अंदर। अब सेक्शन 80 कंपनी को क्या डिफ़ाइन करता है, ये एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है जिसमें ये वाली जो चीज़ें हैं ये कंपनी होगी और कोई नहीं हो सकता। कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017 जो प्रीवियसली 1984 का लॉ होता था, उसके तहत भी जो कंपनी है वो भी टैक्स लॉ में कंपनी होती थी और इसके अंडर भी कोई बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो भी कॉर्पोरेट बॉडी है। आपको पता है कंपनी टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स भी कहा जाता है। इसी तरह से मुदारबा भी कंपनी है। पाकिस्तान से बाहर जो मुल्क हैं उनके अंदर कोई लॉ कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है और वो कंपनीज़ को डील करती है तो वो पाकिस्तान के लॉ में भी कंपनी होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव्स के लॉ के तहत बनती है वो भी कंपनी है। फाइनेंस सोसाइटी भी कंपनी है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो वो कंपनी है, चाहे कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर हो, चाहे वेलफेयर सोसाइटी हो या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो प्रोविंशियल लॉज के तहत। ट्रस्ट भी एक कंपनी है। बॉडी ऑफ पर्सन्स एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। फॉरेन एसोसिएशन जिसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाय जनरल ऑर्डर डिक्लेयर कर दे कि ये एक कंपनी है तो वो भी टैक्स लॉ के लिए कंपनी बन जाएगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कंपनी है, लोकल गवर्नमेंट भी कंपनी है। स्मॉल कंपनी ऑल्दो डिफाइंड डिफरेंट है लेकिन इसको जनरल कंपनी की डेफिनेशन में भी शामिल किया गया है। स्मॉल कंपनी क्या होती है? अ स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि कंपनी एक्ट के तहत बनी हो लेकिन उसके अफेयर्स क्या हों, उसका जो टोटल पेड अप कैपिटल और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स हैं वो 50 मिलियन से एक्सीड ना करें और उसके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ जो हैं वो 250 से इंक्रीज़ ना करें और उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो भी 25 करोड़ से ज़्यादा का ना हो। एग्जिस्टिंग किसी कंपनी को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट या स्प्लिट करके ना बनाई गई हो और वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ना हो। स्मॉल कंपनी को सेपरेटली क्यों आइडेंटिफाई करवाया जाता है कि स्मॉल कंपनी के जो रेट्स ऑफ टैक्स हैं वो आगे हम जाके देखेंगे वो सेपरेट हैं, डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज पे आ जाते हैं जिसको हम एसएमई सेक्टर भी कहते हैं। उसको लॉ ये डिफ़ाइन करता है कि वो एक मैन्युफैक्चरर होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो पर्सन है वो मैन्युफैक्चरर होगा। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी ही हो। इसीलिए इसको यहाँ पे
ऐड किया गया है टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस। ये हैं कंपनीज, हम बात कर रहे हैं कंपनी। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कोई भी पर्सन हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकता है, इंडिविजुअल और एओपी भी, लेकिन उसकी शायद क्या है, वो मैन्युफैक्चरर होगा और उसका टर्नओवर जो है वो 250 मिलियन से इंक्रीज नहीं करेगा। ये सिर्फ यहाँ पे स्मॉल कंपनी और एसएमई सेक्टर को आपके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए ये चीज़ ऐड की गई है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं लीगल प्रोविजंस में टैक्सेशन के ऊपर कि कंपनी की टैक्सेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। कंपनी, आप याद रखिएगा, दो स्टेजेस में टैक्स पे करती है, कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स। कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स जो हैं वो दो स्टेजेस में टैक्स पे करते हैं। कंपनी टैक्स पे करती है सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, और जो कंपनी डिविडेंड पे करती है तो वो टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनरी 2001। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं कि टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स, मतलब ये कि कंपनी पहले अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगी, कंपनी पहले अपनी इनकम पे टैक्स पे करेगी, फिर उसका डिविडेंड जब शेयर होल्डर लेंगे तो फिर वो शेयर होल्डर्स के हैंड्स में जाके दोबारा टैक्सेबल होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लॉ ये कहता है अंडर सेक्शन 114 कि फॉलोइंग पर्संस आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। इसके ऊपर हम सेपरेट भी बात कर सकते हैं, इसमें सिर्फ हम कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे कि एवरी कंपनी, सारी ही कंपनियों ने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। एवरी पर्सन अदर देन अ कंपनी जिसकी इनकम टैक्सेबल से ज़्यादा हो। इसके अंदर और बहुत सी प्रोविजंस हैं पर्सन और उसके बारे में, हम सिर्फ अभी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं कि कंपनी ने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और उसके अलावा क्या है, shall be in the prescribed form and shall be accompanied by such annexures, statements or documents as may be prescribed। FBR अंडर लॉ प्रेस्क्राइब कर सकता है कि आप इसके साथ ये वाले एनेक्जर दें, स्टेटमेंट्स दें और डॉक्यूमेंट्स दें। अब हम बात कर देते हैं डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जब हम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न की बात करते हैं तो जिन कंपनियों का टैक्स ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 1 जनवरी से लेके 30 जून तक, वो फाइल करेंगी 31 दिसंबर उस साल का जो आ रहा है कमिंग, उसके से पहले पहले अपनी टैक्स रिटर्न। बाकी सारी कंपनीज वो अपने टैक्स रिटर्न फाइल करेंगी 30 सितंबर से पहले। आमतौर पे इंडिविजुअल और एओपी की डेट जो है वो 30 सितंबर होती है। कंपनीज़ के केस में जहाँ पे टैक्स रिटर्न, टैक्स का जो ईयर है वो इंक्लूड कर रहा है 1 जनवरी से 30 जून तक, उनकी डेट है 31 दिसंबर, और बाकी सारी कंपनियों की है 30 सितंबर। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि टेक्निकल कंपनियों की जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो कैसे होती है। ये रूल्स का पार्ट है। यहाँ पे हम थोड़े से रूल्स स्टडी करते हैं। रूल्स ये कहते हैं रिटर्न्स, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, वेल्थ स्टेटमेंट एंड अटैचमेंट। इसमें से मैंने सिर्फ रिटर्न ऑफ इनकम का पार्ट निकाला है, जिसमें वो ये कहता है कि कंपनीज़ की रिटर्न के साथ कंपनी होने चाहिए एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, एनेक्जर्स। ये सारे के सारे जो टैक्स पेयर हैं उनके केस में हो सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें स्पेसिफिकली कंपनी के केस में, तो वो बात करता है कि कंपनी के केस में द रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी अकम्पनीड बाय ऑडिटेड अकाउंट्स एंड रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स एंड टैक्सेबल इनकम एंड डिक्लेयर्ड इन द लॉ। यानी आप ऑडिटेड अकाउंट्स बनाएंगे, ऑडिटेड अकाउंट्स के बाद आप एक रिकन्सिलेशन भी बना के देंगे कि कैसे इनकम जो है, अकाउंटिंग इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम में जाके मर्ज होगी। ये हमने आगे डिटेल से देखना है। थोड़ा सा क्विकली हम रेट्स को नज़र मार लेते हैं। स्मॉल कंपनी जो हमने पीछे स्टडी की उसका रेट 20% है, बैंकिंग कंपनीज का 39% है, रेस्ट ऑल ऑफ द कंपनीज जो हैं वो 29% की टैक्स रेट के ऊपर आती हैं। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, ये यहाँ पे फिर आगे जाके इन्वॉल्व होगा मिनिमम टैक्स एट द रेट ऑफ 1.25% ऑफ द टर्नओवर, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स भी आएगा 17% ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्स ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी सर्टेन कंपनीज़ के ऊपर लगता है। फिर हम बात करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में 1% और 1% आजकल डिडक्ट होता है, उसमें से 1% मिनिमम है। बाज़ चीज़ों में विद होल्डिंग टैक्स जो है, सर्टन विद होल्डिंग टैक्सेस जो हैं वो भी मिनिमम है। वो हम नेक्स्ट सेशन जो है अपना नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। इसके अलावा
जो डिविडेंड हमने डिस्कस किया कि डिविडेंड जो है वो 7.5% ऑन आईपीपी, 15% ऑन म्यूचुअल फंड्स और अदर्स के अंदर, और यहाँ पे 25% का भी एक डिविडेंड के अंदर रेट मौजूद है। तो ये कंपनी की जो टैक्सेशन है, ओवरऑल जो रेट्स एप्लीकेबल होंगे वो ये हैं, लेकिन थोड़ा हम आगे कंप्यूटेशन भी देखते हैं। सुपर टैक्स भी इन्वॉल्व होता है। इन एडिशन टू दैट, टू द प्रीवियस, सुपर टैक्स भी चार्ज होगा अप टू ओवर 100 मिलियन एंड 200 मिलियन, नॉट ओवर 200 मिलियन 1%। उसके बाद स्लैब्स हैं 500 मिलियन से, जिसकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाती है, उसके ऊपर 10% ऑफ द टैक्सेबल इनकम सुपर टैक्स चार्ज होता है। अब हम एक्सेल के अंदर जाके इसकी कंप्यूटेशन करते हैं और फिर नेक्स्ट, अच्छा जी, कंप्यूटेशंस के ऊपर आ जाते हैं। हम एक केस स्टडी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको प्रीवियसली भी बता चुका हुआ हूँ कि आपने कभी भी नाम और जो नंबर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, ये सिंबॉलिक सी होती हैं। आपके केस में आपने अपना नाम उठाना है, अपनी फिगर्स उठानी है, अपने रेट्स अप्लाई करने हैं, ये एक गाइडेंस होती है। हम अगर बात करेंगे कंप्यूटेशंस में, तो ये वो हमारा सबसे आखिरी पेज है जहाँ पे हम पहुँचते हैं कि हमारी लोकल और एक्सपोर्ट सेल वर्कआउट होती है और आखिर पे टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट होती है। उससे पहले हम यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं? हम सबसे पहले जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाते हैं तो हम या तो सॉफ्टवेयर जनरेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं, या हम इस तरह से एक ट्रायल बैलेंस उठाते हैं और ट्रायल बैलेंस से फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इस दौरान हमें ज़रूरत पड़ेगी टैक्स डेप्रिसिएशन की, तो हमने ये टैक्स डेप्रिसिएशन भी अपने एसेट्स की वर्कआउट की हुई है, और फिर हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी अपने एसेट्स की वर्कआउट की हुई है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम सबसे पहले पॉलिसी नोट्स डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंपनी, और आपका जो लीगल स्टेटस है उसके मुताबिक ये सारे के सारे नोट्स बनते हैं, और आपने अपनी कंपनी का जो स्टेटस है, वो ओन जो आपका स्टेटस है उसको लेके आपने चलना है, और इसमें से आपने कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं करना इररेलेवेंट चीज़। हम उस पॉलिसी नोट्स के बाद हम प्रॉपर जो नंबर्स के नोट्स हैं वो बना लेते हैं सेपरेटली। किसी भी तरीके से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, स्टॉक्स हैं। अच्छा, ये चीज़ याद रखिए कि ये जो सेल्स यहाँ से ड्राइव हो रही हैं, आगे मैंने इनको अपरशनमेंट यानी अलग-अलग करना है लोकल और एक्सपोर्ट सेल को। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। हम अगर चाहें तो इनमें से एक एक फिगर को सेपरेटली आइडेंटिफाई करके और एलोकेट कर सकते हैं टू द लोकल एंड एक्सपोर्ट सेल्स, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट का यूनिट तो ये है ही है। अगर बहुत ज़्यादा हमारे सेपरेट एक्सपेंसेस ना हो तो फिर हम इसको सिंपल मॉडल में भी ले आएंगे, जिसको आगे हमने जाके देखना है। तो यहाँ पे हम फॉर द टाइम बीइंग इनको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास फिनिश गुड्स हैं, स्टॉक्स हैं, हम सारी चीज़ें लेके आगे चल रहे हैं। यहाँ से बनती है कैश फ्लो, बनती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बनती है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये अगेन वेरी करेंगी। ये हमारा मेन टास्क है। जहाँ तक हम पहुँचे, हमारा फोकस एरिया होगा, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन को उठाएंगे और यहाँ से हम ड्राइव करेंगे टैक्सेबल इनकम। जब हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो हम फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट में भी एक दफ़ा नज़र मार सकते हैं, क्योंकि ये हमने आईआरएस में फीड करनी है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब हम आ जाते हैं हम अपने मेन पेज के ऊपर। हमारा मेन पेज ये कहता है कि सबसे पहले आप अपनी फिगर्स को आइडेंटिफाई कर लें। आप ये कहें कि जी ये मेरी एक्सपोर्ट सेल है, ये मेरी लोकल सेल है। जब हमने परसेंटेज निकाली, रफली 50-50% है, 200 मिलियन और 195 मिलियन। अकाउंटिंग प्रॉफिट हम डिराइव कर चुके हुए हैं, हमें ऑलरेडी पता है। ये कुछ एडजस्टमेंट्स हमने करनी है। मैंने आपको बताया था कि आप डिटेल से भी अपॉर्चुनमेंट कर सकते हैं, और अगर छोटी हो तो आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ये वाली एडजस्टमेंट है जो हमने करनी है। तो हमने इस एडजस्टमेंट को उसमें से एक्सपोर्ट में से माइनस किया और लोकल में इसको ऐड कर दिया, ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रॉफिट जो है वो एक्सपोर्ट का कम हो रहा है सिर्फ इसकी वजह से। उसके बाद हमने देख लिया था कि हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी वर्कआउट की हुई है जो हमने ऐड करनी है, और टैक्स डेप्रिसिएशन हमने वर्कआउट की हुई है, माइनस करनी है। हम पहुंच जाएंगे टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर। यहाँ पे अब हमने आगे देखना है कि हमारी टैक्स की लायबिलिटी कैसे वर्कआउट होती है। हमें ये पता है यहाँ पे हमारे पास 200 मिलियन की सेल है और यहाँ पे 195 मिलियन की, लेकिन ये प्रॉफिट के ऊपर टैक्स होना है और इसने एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स होना है। एक्सपोर्ट की जितनी भी प्रोसीड्स हैं, हम फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि 200 मिलियन ही एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रिसीव हो गई, तो इसका 1% जो रिसीव हुआ है वही उसका फाइनल टैक्स है। इतना ही बैंक ने डिडक्ट कर लिया और यही इसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है।
असल जो इशू आता है वो आता है लोकल के केस में। लोकल के केस में नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है, ऊपर से उसका 29% रेट है, उसने कंपेयर होना है जो अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है 17% ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट। कुछ केसेस में यहाँ पे हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट को कुछ एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं। फिर हम इसको कंपेयर करते हैं टर्नओवर टैक्स की। इनका ऑर्डर एक टिपिकल है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये कहते हैं कि इन तीनों में से ये वाली अमाउंट ज़्यादा है, ये नॉर्मल में हमारी लाइबिलिटी बन गई है। इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट 148 के तहत इनका कुछ टैक्स डिडक्ट हुआ है, वो भी ले लेंगे। फिर इनके और भी टैक्स डिडक्ट हुए हैं, बिजली उसके ऊपर, जो यूटिलिटीज़ वगैरह के ऊपर भी टैक्स डिडक्ट हुए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पे नहीं ले रहे, इनकी एक रेंटल इनकम भी है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारी ये डिडक्शंस हो चुकी हुई हैं जो लोकल के अगेंस्ट एडजस्टेबल है। हमारा 4 मिलियन का टैक्स रिफंडेबल बन रहा है। इसी तरह से टोटल कंपनी की लायबिलिटी भी जो है वो रिफंडेबल में चली जाएगी। यहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक WWF है जो अब लोकल अथॉरिटीज़ को पे किया जाता है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड और पंजाब रेवेन्यू बोर्ड को। इसकी कंप्यूटेशन हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी हम यहाँ पे नहीं ऐड कर रहे। एक WPPF भी होता है। इस तरह से हम कंपनी की फाइनल जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी से मुराद ये है कि टोटल टैक्स लायबिलिटी जो बन जाती है वो वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसको आईआरएस के अंदर जो FBR का पोर्टल है उसके अंदर एंटर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये वहाँ पे किस तरह से रिकंसाइल होता है हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का केस है। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम बीइंग।